देरी करते सेशन की शुरुआत करता हूं और पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ये रहा। बीज गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी मानी जाती है, यानी which is the oldest branches among all the mathematics, that is geometry, statistics, algebra and arithmetic, यानी रेखा गणित, सांख्यिकी, बीजगणित या अंकगणित, इनमें से कौन सी शाखा सर लाइट बहुत तेज है। लाइट बहुत तेज कहां पर, आपको जो विजुअल है वो बहुत तेज आ रहा है, लाइट उसको कम किया जाए। वेट ए मिनट, अब लाइट बहुत तेज आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं। बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, लग रहा है मुझे ज्यादा सफेदी की चमकार लग रही है ना। सफेदी की चमकार को भी खत्म करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं अभी इसको सही करने की कोशिश करता हूं। मे बी मैं आपको यहां पर इसको क्लीन करने में आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाऊं। वेट ए मिनट, इज इट ओके? मैंने थोड़ा सा कम करने का कोशिश किया जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई थिंक इट्स फाइन नाउ, इट्स वेरी फाइन नाउ। मेरे हिसाब से तो अब ये सही है, मैंने करने का पूरा कोशिश किया है। ओके, लेट्स डू इट। अभी शायद थोड़ा सा ये कम हो जाए, सफेदी की चमका ज्यादा है। चलिए अभी इसको थोड़ा मैंने कम कर दिया है। हो सकता है मे भी आपको सामने जो फ्रंट है, ओके, यहां पर ज्यादा आ रही है ना, समझिए रिफ्लेक्शन है, व्हाइट बोर्ड सामने होता है ना, ओके, उस रिफ्लेक्शन को मैं कल खत्म कर दूंगा, डोंट वरी, कल इसका खल्लास। क्वेश्चन, सवाल आपके समक्ष, जवाब क्या होगा? रेखागणित, सांख्यिकी, बीजगणित या अंकगणित, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी मानी जाती है? प्रश्न आपके समक्ष रख दिया गया है, चाहूंगा जवाब मुझे मिले आपका। लेट्स डू द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और जानते हैं आपका जवाब। ए का बी, सांख्यिकी, ओके, बी मुझे मिला है सांख्यिकी। सबसे ज्यादा सांख्यिकी जवाब दिया जा रहा है कि सांख्यिकी सबसे प्राचीनतम शाखा मानी जाती है। क्या बात है, सब ठीक ठाक है, तबियत ठीक है आप लोगों का, ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, आज मैंने माइक नहीं लगाया शायद, हाँ आवाज़ तो कम नहीं आ रही थी, आवाज़ कम आ रही होगी ना आपको, मैंने माइक नहीं लगाया था। अभी ठीक है, तबियत ठीक है, अब अच्छी आवाज़ आ रही होगी। मैं कह रहा था आज मैं कुछ भूल रहा हूँ, माइक साइक आवाज़ कम दे रहा है, अब सही है, गुड। तो सांख्यिकी आप बार बार बोल रहे, मुझे तो लगता नहीं सांख्यिकी सही जवाब है। सांख्यिकी तो एकदम गलत जवाब है, सांख्यिकी इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज, अब ठीक है, ओके, द राइट आंसर इज अंकगणित। तो सबसे प्राचीनतम शाखा गणित की अंकगणित मानी जाती है। क्यों मानी जाती है मैं बता देता हूं। आप सभी जानते हैं, इस वाले वर्ड को जानते, जो मैं लिख रहा हूं आप शायद सब जानते होंगे, इस शब्द से सब परिचित होंगे, क्योंकि इसके तीन भाई और हैं, एक सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। भैया को सब जानते हैं, ये हमारे ग्रंथ हैं, ये वेद हैं, चार वेद हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेदों में माना जाता है, ये भी बात सही है। ऋग्वेद चार वेदों में से सबसे प्राचीनतम वेद में माना जाता है, ये भी आप सब जानते हैं। अब इस ऋग्वेद को चार प्राचीनतम वेद में मानते हैं। इस ऋग्वेद में आपने पढ़ा 1028 सूक्तियां हैं, जिन पर नंबर पढ़े हैं 1028 नंबर पढ़े, तभी तो पता लगा ऋग्वेद में 1028, यानी गिनतियों का प्रयोग तो वैदिक काल से हो रहा है। गिनतियों का इंग्लिश में बताया ना सर, ओके टुबा, जस्ट वेट समर, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, है ना, बस जस्ट वेट ए मिनट। तो यहां पर क्या देखा, ऋग्वेद में 1028 सूक्तियों का विवरण दिया गया है। तो यहां पर जब 128 सूक्तियां हैं तो गिनती तो पड़ी ना उन पर, तो इन्हें वैदिक काल से, जो वैदिक काल है उसी से गणित पढ़ा जा रहा है, जब गिनती पढ़ी जा रही है, और गिनती तो अंकगणित में होती है। तो आप समझ सकते हैं। अनुसर मैथ के लिए अच्छी बुक बताएं प्लीज, सीटेट के लिए कंटेंट के लिए तो आप बुक ले सकते हैं आर.एस. अग्रवाल, उसमें अपने मतलब का चीज पढ़ लें। और अगर कंटेंट की बात, पेडागोगी की बात करते हैं, तो पेडागोगी में तो आप किसी भी बुक को परचेज करेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं बार बोल रहा हूं पेडागोगी के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं, अब मेरे नोट्स पर ले सकते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। ओके समर, द क्वेश्चन इज which of the oldest among all the given branches, geometry, statistics, algebra and arithmetic. I am just asking that everyone aware about the Ved, and the Rigved is the oldest Veda.
in Indian history. Okay, in Indian history, and the Rigveda have 1028 paragraphs, sloks, suktis 1028. Okay, so this is the number, and every sloka and every sukti have a unique number 1 2 3 5 up to 1028. That's why we can easily say, we can easily understand that this is the problem of numbers, which is already explained in our Ved, and Ved is the ancient history. That's why we can say the arithmetic is the oldest branch of mathematics. Is it clear? Is it clear? Great. If you are facing any issue somewhere, so don't hesitate. You just ask, I will explain. Don't worry. So here we go with next question. This is your next question. रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? Which is the teaching method used at the experimental level? Which is the सर क्लास के लास्ट में आपसे कुछ पूछना है? हाँ बिल्कुल पूछेगा. Which is the रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? प्रदर्शन, आगमन, निगमन या उपयुक्त सभी. That is display method, that is inductive, it is known as inductive, it is known as deductive. So which one is the method for geometry teaching is used at experimental level? B, that is Agman. Okay, you said Agman. B, experimental level पर रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? यानी जब आप एक्सपेरिमेंटल लेवल करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पर आप कौन सी चीज यूज करते हैं? दैट इज ए. वकील ने कहा ए, प्रदर्शन विधि, एग्जीबिशन मेथड. ओके, वेरी गुड. आपको बता दें द राइट ऑप्शन, रेखा गणित की हम बात करें तो रेखा गणित में हम प्रदर्शन विधि के साथ यूज नहीं करेंगे. ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, एंड ज्योमेट्री ऑलवेज बी यूज विद 2, दैट इज आगमन विधि. ओके, वकील, द आंसर विल बी आगमन विधि. व्हाई? Just because of laboratory method always be depend on analytical skills, यानी अन्वेषण विधि पर वो आधारित होते हैं. तो अन्वेषण विधि यानी क्या होती है? अन्वेषण विधि का मतलब होता है कि किसी चीज में खोज करें, एनालिटिकल स्किल्स ढूंढें, और आगमन विधि भी एनालिटिकल स्किल बेस्ड होती है. इसलिए एनालिटिकल स्किल्स यूज करके आप प्रैक्टिकल को यूज करते हैं. दैट्स वाई. और याद रखना, लैबोरेटरी मेथड, आगमन विधि यानी प्रैक्टिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द ब्रॉड टर्म ऑफ इंडक्टिव मेथड. यानी आगमन विधि का विस्तृत रूप ही प्रयोगशाला विधि है. इज इट क्लियर? कैसे मिलेंगे? एक्चुअली मैं अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास भी लेता हूं और प्लस क्लास भी लेता हूं. अगर आप स्पेशल के नोट्स चाहेंगे तो मुझे क्लास के तुरंत बाद वहां पर 2 घंटे बाद अपडेट हो जाते हैं, वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप प्लस पर हैं तो प्लस पर सारे नोट्स आप ले सकते हैं, जो भी प्लस के नोट्स होंगे यू विल बी गेट दीज नोट्स. ओके, डन, वेरी गुड, ग्रेट. अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और सवाल की बात करते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज. एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, एक, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि या उपयुक्त सभी. एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए क्या? शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि कौन सी है? यानी टीचिंग के लिए आपने कौन सा मेथड अपनाया है? बी. हाँ, इनको देखकर दिमाग का दही हो जाता है. डोली आप सही कह रही हैं. बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि या उपयुक्त सभी. क्वेश्चन है, ए गुड इवेल्युएशन मेथड इज वन इन विच मेथड अडॉप्टेड फॉर टीचिंग द मेथड ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, टेक्स्ट रिलेटेड मेथड, ऑल ऑफ द अबव. विच वन? ऑल ऑफ द अबव. तो डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि सबने कहा है सर जी उपयुक्त सभी कहीं आ जाए ना. सर मेरे चाचा के मामा के बेटे की, भाई की बहू के, लड़के के पोते के भाई ने कहा था कि बेटा जहां भी उपरोक्त सभी मिल जाए ना तो आंख बंद करना ऐसे और निशान मार के आ जाना है. ऐसा तो नहीं कहा था किसी ने? वही कर रहे हो शायद. डी इज नॉट द राइट आंसर. आप समझिए इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा. मूल्यांकन का मीनिंग होता है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट.
और मूल्यांकन का बेसिक तरीका है, मूल्यांकन को समझने का तरीका समझ लो क्या होता है। इवेल्युएशन का मतलब होता है बालक के व्यवहार में अधिगम के आधार पर हुए परिवर्तन। बालक के व्यवहार में अधिगम के आधार पर हुए परिवर्तन को ही मूल्यांकन कहते हैं। चेंज इन द बिहेवियर बेस्ड ऑन द लर्निंग नोन एज इवेल्युएशन। समझ गए? तो अगर मूल्यांकन की मैं बात करता हूं तो मूल्यांकन का हमेशा एक ही अर्थ होता है कि बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। शिक्षण हेतु कौन सी विधि अपनाई गई डजंट मैटर, वो उस पर मैटर नहीं करता। उसे रिजल्ट चाहिए, उसे रिजल्ट चाहिए। कितना था बच्चा, कितना हो गया, कितने में कितना हुआ, उसे बस रिजल्ट की आवश्यकता है। पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, यानी पाठ्य पढ़ते समय कौन सी विधि उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी, इट्स डजंट मैटर। इवेल्युएशन नीड रिजल्ट, इवेल्युएशन नीड अचीवमेंट, बस उपलब्धि पता होनी चाहिए। उपयोग सभी नहीं होगा। हाँ, इसलिए देना रीजनिंग बहुत करते हो आप, अब रीजनिंग करके रिश्ता निकाल देना कि वो पहला वाला लड़का अंतिम वाले का क्या लगा। अब तो मैं भी भूल गया मैंने क्या बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब द अटेनेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एप्लीकेशन इज अचीव्ड व्हेन द स्टूडेंट संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, या फिर उपरोक्त सभी। अनुप्रयोग जानते हैं ना, उपयोग एप्लीकेशन बोलते हैं। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य यानी जो एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी उद्देश्य, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, अटेनेबल गोल हैं, उनको प्राप्त कब करता है बच्चा? एक, जब संबंधित प्रत्ययों को भिन्नता बताता है। दो, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, या फिर उपरोक्त सभी। इस बात तो सबने डी कहा है। चलिए, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य एप्लीकेशन बेस्ड व्याख्या, हाँ डी नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया। राइट ऑप्शन 3, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। संबंधित प्रत्यय में भिन्नता बताता, वो बच्चे का काम नहीं है भिन्नता बताना, उसे अपना काम करना है। जब बालक समस्या को हल करने की उपयुक्त विधि चुन लेता है, दैट इज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, दोनों पेपर के लिए है। मैं एक बात कहता हूं, आपको मोबाइल आपके पास है, समझते रहे ना एग्जाम्पल को। ये मोबाइल आपके सामने है, फॉर एग्जाम्पल बटन बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आप मोबाइल है आपके सामने, अब आपसे मैं एक बात बोलता हूं, आपको ये आपका दोस्त टिल्लू है, आप टिल्लू को अपनी खूबसूरत पिक्चर्स भेजना चाहते हैं, तो एक फोटो इसके पास कैसे जाए ये बता दो बस मुझे। समझ रहे मैंने वो क्या बोला? टिल्लू ये खूबसूरत पिक्चर अपनी, चांद जैसा मुखड़ा इसका, चांद जैसा मुखड़ा, ये अपने चांद जैसे मुखड़े से फोटो क्लिक करके, इसके पास मोबाइल है, इसको भेजना चाहता है, इसके पास अपना मोबाइल है, तो ये क्या करे? तो क्या करे? क्या करना चाहिए उसे? आपका सवाल आपकी तरफ है। समस्या है ये कि इसका फोटो इसके पास जाना है, इसके पास भी मोबाइल, इसके पास भी मोबाइल। व्हाट्सएप करके, वकील ने कहा सर व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम कर दो, व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम कर दो, है ना, ईमेल कर दो, है ना, ये सब क्या है? अब ये सबसे जरूरी समस्या आपकी, इनमें से कौन सी उपयुक्त चीज आप चुनते हैं? दीज आर द एप्लीकेशन ना। एप्लीकेशन का मतलब होता है जो काम को करने के लिए आपके माध्यम से यूज हो जाए, दीज आर द एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का मतलब होता है गणित के प्रत्यय को आप कहां प्रयोग करते हैं, दीज नोन एज एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। तो आपने क्या देखा, विद्यार्थी इस फोटो को भेजने के लिए जब सबसे उपयुक्त समस्या का कर लेता है कि इसको कैसे करना है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि को चुनता, बस वही है अनुप्रयोग के उद्देश्य की प्राप्ति। व्हाट्सएप करेगा ना, तो बस अवधारणा से उस एक्सप्लेनेशन में मतलब नहीं है। मुझे एक बार बताओ, आप में से कितने लोगों को पता व्हाट्सएप की फंक्शनलिटी क्या है? व्हाट्सएप किस सन में बना, व्हाट्सएप को बनाने वाली टीम में जो थे वो कौन कौन लोग थे, नहीं पता। कोई जरूरत नहीं है, उसमें जरूरत नहीं कि प्रत्यय में भिन्नता बताओ या अवधारणा का व्याख्या करो ना, आपको सिर्फ इतना पता है यहां से फोटो भेजूंगा, क्लिक करेगा, वहां पहुंच जाएगा, है ना। तो जब एक बालक समस्या हल करने की उपयुक्त विधि को चुनता है तो वो सभी उद्देश्यों को प्राप्त करता है जो उसके अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य हैं।
क्लियर? नहीं मालूम ना तो इनकी आवश्यकता है ही नहीं हमें। हमें तो समस्या को दूर करने के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए, हमें मिल गया, दैट्स इट। क्लियर हो गया होगा? वेरी गुड, समझदार हैं सब लोग आप, बहुत बढ़िया से। एक और सवाल, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा है? द लास्ट स्टेप फॉर टीचिंग प्रोसेस इज ए। सर अपने फोन के ऐप्स, हाँ नहीं पता ना, कोई बात नहीं है। एक, उद्देश्य, अधिगम, मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी। दैट इज ऑब्जेक्टिव लर्निंग और इवेल्युएशन एंड रेटिंग लिखा है यहां पर, ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज द राइट ऑप्शन? ओहो हो, तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 सोपान माने गए हैं। शिक्षण प्रक्रिया के टोटल 3 स्टेप्स हैं, यानी पूरी शिक्षण प्रक्रिया 3 स्टेप में पूरी होती है। मैं कंप्लीट कर देता हूं। उद्देश्य का परिभाषीकरण, एवं निर्धारण, ये पहला स्टेप होता है। ओके, दूसरा स्टेप होता है अधिगम अनुभव की योजना बनाना, और थर्ड वन होता है इस योजना के आधार पर मूल्यांकन करना। बहुत बढ़िया, तो राइट ऑप्शन इज सी। बहुत बढ़िया, बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यानी शिक्षण प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। पहला है उद्देश्यों का परिभाषीकरण एवं निर्धारण, दूसरा होता है अधिगम अनुभव की योजना बनाना, और थर्ड वन होता है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, अधिगम के आधार पर मूल्यांकन, यह व्यवहार में परिवर्तन। नमस्कार उपेंद्र जी, कैसे हैं आप? स्वागत है, वेलकम उपेंद्र जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, निर्देश देना, कोई चीजों को लागू करना, कोई प्रोटोकॉल्स बताना, नियम बताना जिसके तहत बच्चा काम करता है। ललिता वर्मा को गुड मॉर्निंग भेजा, मुझे लगा मुझसे बोल रहे हैं। ओके, मतलब मेरा नाम और सिस्टर का सिस दोनों को मिला दिया। चलो हाँ, अब सही लिखा है। अब ऐसे लिखो उपेंद्र जी, मुझे गड़बड़ हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। पाठ योजना का भाग नहीं है। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ लेसन प्लान? ए, प्राप्य उद्देश्य, बी, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्य प्रस्तुति योजना या उपरोक्त सभी। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ लेसन प्लान? ए, प्राप्य उद्देश्य। बहुत बढ़िया, 6 का ए ललिता ने कहा, वकील ने कहा ए, वेरी गुड आंसर। बहुत बढ़िया, बढ़ाओ आंसर, बढ़ाओ तेजी के साथ। कम आंसर है, तेजी से बढ़ाओ, तेजी तेजी से। हाँ, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ज्वाला सी धधक धधक, आग में भड़क भड़क। मुझे ज्यादा नहीं आता है वैसे, इतना ही सुनाता हूं बस। बहुत बढ़िया, ए। और ये किसने बदल दिया? नीतू ने कह दिया सर 6 का बी होना चाहिए। मीतू जी आप कैसे कह सकती हैं? आपका जवाब एकदम ही सही है। और जितने भी दोस्तों ने, भाई और बहनों ने उत्तर दिया है ए, तो जी हां बहनों और भाइयों, आपका जवाब होता है एकदम गलत। गलत जवाब। सही जवाब शिक्षा के उद्देश्य। मैं आपको बता देता हूं अभी। डोली ने भी कहा भी, डोली आपका भी जवाब सही है। समझ लो मतलब क्या होता है इनका। लेसन प्लान सबने बनाए हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, लेसन प्लान सबने बनाए हैं? सच्ची सच्ची दिल और फेफड़ों पे हाथ रख के बताना किस किसने अपने हाथ से बनाए हैं। नहीं तो कभी ऐसा भी हो कि लेसन प्लान के टाइम से 1 महीने पहले स्कूल में घूम रहे थे, बोला क्यों घूम रहे हो भैया? बोला जी लैब वाले भैया को ढूंढ रहा हूं। कौन से वालों को? सर जो बीएड की लैब में रहते हैं। मैंने पूछा क्यों? बोले सर जी लेसन प्लान निकलवाने। तो क्या करते थे आप? लेसन प्लान कहां से निकलते हैं? लैब वाले भैया से। कितने में? 500 से 1000 रुपए में, है ना। 500 से 1000 रुपए में लेसन प्लान निकल के अपना पट्टा चिपकाया, मास्टर जी को पकड़ाया। ऐसे भी लेसन प्लान बनते हैं, है ना। उपेंद्र अपने कराया से काम। चलो समझ लो। तो जब लेसन प्लान आप बनाते हैं तो आपने बनाए नहीं होंगे, पढ़े तो जरूर होंगे ना। तो पहला होता है प्राप्त उद्देश्य यानी अटेनेबल ऑब्जेक्टिव, यानी वो लेसन प्लान किस लिए बना है, उसका उद्देश्य क्या बनने का। तो आप कहेंगे मैंने लेसन प्लान पार्ट नंबर
1 पर, लेसन नंबर 2 पर, लेसन नंबर 3, यूनिट नंबर 4 पर बनाया है। उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य तो लिखते हो, सबसे पहले क्या लिखते हो? हाँ जी, सबसे पहले क्या उद्देश्य लिखते हो ना उस लेसन प्लान का? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया, आपने कहा बिल्कुल बन गया। तो बच्चे से क्या प्राप्त करेंगे? दैट इज, जो बच्चों ने प्राप्त किया अपने लेसन प्लान जैसे ही क्लास में खत्म किया, आपका अटेनेबल गोल कंप्लीट हो गया, है ना? वेरी गुड। अब बात करते शिक्षा के उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या शिक्षा के उद्देश्य इतने छोटे से कि लेसन प्लान में सिमट जाएंगे? शिक्षा के उद्देश्य बहुत बड़े होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत लेसन प्लान एक छोटा सा अंश है, समझ रहे ना? छोटा सा अंश है, क्या समझे? छोटा सा अंश है। शिक्षा के उद्देश्य बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, बहुत विशालकाय हैं। उनमें लेसन प्लान एक छोटे से छोटे इत्तू से इत्तू सा एक पार्ट है। तो आप कैसे कह सकते हैं लेसन प्लान शिक्षा के उद्देश्य? शिक्षा के उद्देश्य तो बहुत बड़े हैं, है ना? तो ये गलत। पाठ प्रस्तुति योजना, बिल्कुल। आप लेसन प्लान को कैसे प्रेजेंट करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, ये सब लेसन प्लान में होता है ना। तो आप शिक्षा के उद्देश्यों को कभी भी लेसन प्लान की हेल्प से नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ओहो हो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। हाँ, बढ़ते रहेंगे। शिक्षण गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं आर्यभट्ट, न्यूटन, प्लेटो या सीवी रमन। इज द क्रिएटर ऑफ मेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज आर्यभट्ट, न्यूटन, प्लेटो, सीवी रमन। सी, दैट इज प्लेटो। क्या बात है, इस बार तो लग रहा है सब लोग अच्छा आंसर देके मानेंगे। बहुत बढ़िया जवाब। अमित जी ने कहा है डी, अमित जी गलत जवाब है, सीवी रमन नहीं है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो हैं, जिन्होंने एक परिभाषा भी मानसिक सिद्धांत में दी थी कि गणित का ज्ञान मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है और एक सुषुप्त आत्मा में नवीन चेतना भरने का प्रयास करता है। समझ रहे ना? तो ये किसने कहा? प्लेटो ने कहा था। क्या कहा था? गणित मानसिक। कुछ याद आई थ्योरी? अगर आपको याद आ रही हो तो ये प्लेटो महोदय की थ्योरी थी, जिन्हें गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का, यानी मैथमेटिक्स इज यूज्ड टू ट्रेन द मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। आर्यभट्ट कौन है? साक्षी आर्यभट्ट। चलो जी, आर्यभट्ट को बता देते हैं। आर्यभट्ट महोदय की किताब का नाम है 10 गीतिका। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया 10 गीतिका में, और जीरो और पाई का आविष्कारक इन्हें ही माना जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? क्या बोला आपने? तो ये आर्यभट्ट थे। न्यूटन तो साइंटिस्ट थे, सभी जानते हैं। और सीवी रमन हमारे मैथमेटिशियन हुए बहुत बड़े। किसी को पता है? सीवी रमन हमारे मैथमेटिशियन ही हैं पहले। सीवी रमन जो है ना, पहले मैथमेटिशियन थे। आपके सब मैथमेटिशियन, फिर क्या हुआ? बाद में उन्होंने अपना ब्रांच चेंज किया। पहले वो मैथमेटिशियन के नाम से जाने गए, उसके बाद वो फिजिक्स में चले गए, और फिजिक्स में उन्होंने रमन इफेक्ट के नाम से एक थ्योरी दी, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। याद है? कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अब तो। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, अगर मेरा उच्चारण बहुत साफ है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमन इफेक्ट, बिल्कुल, वो रमन इफेक्ट के नाम से थ्योरी जानेगी, जिसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। समझ में आ गया? नहीं 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 नहीं, कल ही ना, वो सीवी रमन नहीं है। नहीं साक्षी, वो सीवी रमन नहीं है जिनकी आप बात कर रही हैं, उनके बारे में बता देता हूं। आपने पूछा है तो वो सीवी रमन नहीं है, ठीक है ना? जिनकी आप बात कर रही हैं वो श्री रामानुजन है। श्री रामानुजन है, उनका नाम श्री रामानुजन है।
वो ये वाले अनुजन नहीं है, वो श्री रामानुजन हैं। और उनकी जो सारी थ्योरी थी वो इनफाइनाइट सीरीज पर थी। उनके बहुत सारे नंबर हैं जिनको रमन हार्डी नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। वो रमन अलग हैं, ये रमन जिनका बर्थडे था। और इनके उपलक्ष्य में 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक प्रत्येक वर्ष 2015 से अब तक गणित सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और 22 तारीख को इनका जन्मदिन होता है, इस वजह से पूरे सप्ताह को इन्हीं के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी घोषणा श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने की थी। सीबीएसई के सभी एफिलिएटेड स्कूल्स में इसको पढ़ाया जाता है। इज इट क्लियर? पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई ना? ग्रेट, आप तो समझदार हैं, सब चीजों को समझ रहे हैं। ओके, एक और सवाल, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? देखते हैं आपका जवाब। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, ड्यूबी, स्किनर। किलपैट्रिक ने किया था, बहुत बढ़िया। बी, 2 A B, 8 का बी, किलपैट्रिक। बहुत ही खूबसूरत जवाब आप देते हैं, आपको नजर न लग जाए, उतार लूं आपकी नजर। इतना आसान सवाल का जवाब भी उपेंद्र भैया कैसे करोगे? तो जिन्होंने बी कहा एकदम ही गलत जवाब है। सही जवाब है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके नाम में बारे बार बताता जाऊं, पहले सुन लो। खोज विधि, अनुसंधान विधि, खोज विधि, अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये चारों नाम एक ही विधि के हैं और जिनके पिताजी का नाम प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। आप चाहे अनुसंधान विधि कहें, चाहे खोज विधि कहें, चाहे अन्वेषण विधि कहें, चाहे ह्यूरिस्टिक मेथड कहें, इन सब का मालिक एक, जिनका नाम है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। और किलपैट्रिक महोदय की ना प्रयोजन विधि थी, प्रायोजना, जिसको प्रोजेक्ट मेथड के नाम से आप जानते हैं। उनका खोज विधि नहीं था, उनका प्रोजेक्ट मेथड था, है ना। और ड्यूबी की थी यूनिट प्लान। जो यूनिट प्लान का कंसेप्ट था वो जॉन ड्यूबी ने दिया था। अच्छा, प्रकाश कह रहे हैं सर शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि। चलिए बता देते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का भी आपको अंतर देता हूं मैं जल्दी से। शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधि में क्या अंतर है? देखो, शिक्षण सूत्र, सबसे बड़ा अंतर तो यही है, और शिक्षण विधि, शिक्षण विधि के पुत्र का नाम शिक्षण सूत्र है। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, शिक्षण विधि के पुत्र का नाम शिक्षण सूत्र है। क्योंकि शिक्षण विधि जो होती है ना, शिक्षण विधि जो होती है, शिक्षण विधि का मतलब होता है कि भैया हाउ टू टीच एनी सब्जेक्ट, किसी विषय को आप कैसे पढ़ा सकते हैं, अपनी बात को बालक तक पहुंचाने का जो भी तरीका आप अपनाते हैं वो सब टीचिंग मेथड शिक्षण विधि होता है। उस मेथड को एप्रोप्रिएट पोर्शन में तोड़ करके, एप्रोप्रिएट तरीके से, उसके सिद्धांतों का पालन करके जो चीज आप वहां तक पहुंचाते जिस माध्यम से, वो शिक्षण सूत्र है। मैं अभी इसको, अब तो साफ दिख रहा है ना, ये कल कलर चेंज हो जाएगा। एक्चुअली सामने कुछ बैकग्राउंड में प्रॉब्लम हो रहा है, कल मैं इसको क्लीन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, शिक्षण विधि के पुत्र का नाम है शिक्षण सूत्र, क्योंकि एक शिक्षण विधि के मल्टीपल शिक्षण सूत्र हो सकते हैं जिनके आधार पर वो विधि चलती है। ओके, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। मुलाकात करूंगा कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और